अब समझते हैं टर्म एंथ्रोपोजेनिक को। एंथ्रोपोजेनिक का सीधा साधा मतलब है सभी तरह की एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज से होती हैं या जिनके कारण कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी है, यानी कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है जो ह्यूमंस द्वारा शुरू किया गया है जिसके कारण कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिला, तो वो भी एंथ्रोपोजेनिक माना जाएगा। या कोई एक्टिविटी स्वयं ह्यूमंस के द्वारा की गई, दैट इज ऑल्सो एंथ्रोपोजेनिक। तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को जब हम नेचुरल या नॉन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के साथ कंपेयर करते हैं तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ दोनों प्रकार से भी होती हैं। जैसे मान लीजिए डस्ट है, तो डस्ट का जो प्रोडक्शन है ये स्टॉर्म की वजह से भी हो सकता है इन्वायरमेंट में डस्ट है तो दैट इज़ बैड फॉर इन्वायरमेंट, लेकिन उसका कारण क्या है, दैट में बी ए डस्ट स्टॉर्म। तो डस्ट स्टॉर्म क्योंकि ह्यूमंस द्वारा नहीं किया जाता या नहीं लाया जाता, सो दैट इज ए नॉन एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। लेकिन डस्ट का इंक्रीज जो है दैट मे बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं क्वेरीज हो सकती हैं जहाँ पर पत्थर खोदे जाते हैं, या कहीं कोई ऐसा कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहा है, या एग्रीकल्चरल प्रोसेस हो रहा है, या कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, उसकी वजह से भी उस जगह पे डस्ट का लेवल बढ़ सकता है। तो उस समय पे वो जो डस्ट का लेवल बढ़ा हुआ है दैट मे बी ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। यानी मोटे तौर पे हम कहें तो कोई भी एक्टिविटी को देखने के दो तरीके हैं कि क्या वो एंथ्रोपोजेनिक है या क्या वो नॉन एंथ्रोपोजेनिक है। अगर किसी भी तरह से उसमें ह्यूमंस का रोल नज़र आता है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एंथ्रोपोजेनिक। हालांकि बहुत सारे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैं जो कि नॉन एंथ्रोपोजेनिक या एंथ्रोपोजेनिक दोनों ही तरीक़ों से इन्वायरमेंट के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव डालते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मालूम है एनिमल्स थ्रू रेस्पिरेशन छोड़ते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से रिलीज होती है यानी फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से रिलीज होती है, तो दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड का इन्वायरमेंट के ऊपर एक जैसा ही प्रभाव है। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड जो है ये एंथ्रोपिक से निकला हुआ है और इसका जो प्रयोग है वो लगभग 1806 ईस्वी से हो रहा है। इसका मतलब सीधा साधा ये है कि वो सब एक्टिविटीज जो कि ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं या उस पीरियड से रिलेटेड है, उस काल से रिलेटेड है जब से ह्यूमन बीइंग्स अर्थ पर हैं। एंथ्रोपोजेनिक वर्ड मेनली सभी एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज करेगा, चाहे वो डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स द्वारा की गई हैं या इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग्स उसका कारण बनते हैं। ये जो टर्म है सबसे पहले रशियन जियोलॉजिस्ट अलेक्सी पावलोव द्वारा यूज़ की गई थी। अलेक्सी पावलोव का जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 1854 टू 1929। ये एक रशियन जियोलॉजिस्ट थे, पैलेंटोलॉजिस्ट थे। पैलेंटोलॉजिस्ट यानी जो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और इन्होंने इस टर्म को पहली बार यूज़ किया। फिर ये टर्म इंग्लिश और ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टेंसले द्वारा यूज़ की गई इन रेफरेंस टू क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज़। अब इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज़ क्या हैं। कम्युनिटीज़ में हमने अभी बात करी थी कि समूह, ए ग्रुप ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल विच आर लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया, दैट विल बी कॉल्ड एज कम्युनिटी। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट कम्युनिटी यानी किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में रहने वाले जो प्लांट्स हैं उनके समूह को हम प्लांट कम्युनिटी कहते हैं। क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी का क्या मतलब है? किसी भी एरिया में जो भी प्लांट्स रहते हैं वो अपने जलवायु के अनुसार एक दूसरे के साथ compete करते हैं, और इस कंपटीशन में प्लांट्स का जो कंपटीशन है वो सूर्य की रोशनी के लिए है, क्योंकि सभी प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, और इस सनलाइट को पाने के लिए प्लांट ऊंचे से ऊंचा निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कुछ बड़े प्लांट्स एक जगह पे आपको मिलते हैं जिनको हम ट्रीज बोलते हैं, कुछ मीडियम लेवल के प्लांट्स मिलते हैं जिनको हम श्रब्स बोलते हैं, और कुछ छोटे हाइट के प्लांट्स हमें मिलते हैं जिनको हम हर्ब्स या ग्रासेस बोलते हैं। तो आप किसी भी जंगल में जाएंगे
तो वहाँ पर आपको इन सभी तीनों प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो मिलेंगे। तो ये जो तीनों तरह के प्लांट्स हैं धीरे धीरे आपस में एक तालमेल बिठाते हैं, क्योंकि कई सालों से वो एक जगह पे उगते हैं, तो जिसके कारण एक इकोलॉजिकल सक्सेशन बनता है जिसमें कुछ खास या विशेष प्रकार के पौधे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा लेते हैं और वो विशेष प्रकार के पौधों का समूह आपको जंगल में मिलता है। इसी के कारण जंगल अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे आप टुंड्रा के जंगल देखेंगे तो वहाँ अलग प्रकार के प्लांट मिलेंगे, रेन फॉरेस्ट में अलग प्रकार के और ग्रास लैंड्स में अलग प्रकार के। तो ये किसी भी प्रकार के जो स्पेशल वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं जो कि उस एरिया में एक स्टेबल स्टेज पे पहुंच गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी। तो मोटे तौर पे इसका अर्थ क्या हुआ? क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी मतलब कोई भी जंगल की बात करें तो वहाँ पर जो टाइप ऑफ प्लांट्स एक इकोलॉजिकल सक्सेशन के बाद, यानी बार बार वहाँ पैदा होने, कई सालों से वहाँ पर वो प्लांट्स वहाँ रह रहे हैं, तो उन्होंने एक दूसरे के पास एक अच्छा तालमेल बना लिया है और उनकी अब जो पॉपुलेशन है वो समवट स्टेबल स्टेज पे है, दैट विल बी कॉल्ड एज क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी। तो आर्थर टेंसले ने क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटी के ऊपर स्टडी किया कि इनके ऊपर ह्यूमन इंटरफेरेंस का क्या इम्पैक्ट है, यानी जब इंसान उन जंगलों में आना जाना शुरू कर देता है या इंसान उन जंगलों को प्रभावित करना शुरू कर देता है तो वहाँ पर क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज में कैसे बदलाव आता है। इसी तरह एक तीसरा नाम हमारे पास आता है पॉल कुर्टजन का। पॉल कुर्टजन एक डच मेटेरोलॉजिस्ट हैं, ये एटमॉस्फेरिक केमिस्ट हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है 1995 में केमिस्ट्री के फील्ड में। इन्होंने ज़्यादातर जो काम किया है वो है पोल्यूशन एमिशन के ऊपर, यानी इनका काम ज़्यादा पोल्यूशन से संबंधित है। तो इन्होंने भी ह्यूमन बींग्स का पोल्यूशन में क्या इम्पैक्ट है, यानी कैसे अपने इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं, कैसे पोल्यूटेंट्स जनरेट कर रहे हैं, उसके ऊपर इन्होंने अपना जो नॉलेज है वो दिया है। और आमतौर पे जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं इस लेसन में या इस टॉपिक में इसी कंटेक्स्ट में यूज़ की गई हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस, ये हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण कुछ बाय प्रोडक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट में ऐड करती हैं। अब कभी भी जो भी ह्यूमन बींग्स अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उसके कारण कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण कई बाय प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं जो केमिकल नेचर के हो सकते हैं या बायोलॉजिकल नेचर के हो सकते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं या नेचुरल बैलेंस को ख़राब करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, यानी वो प्रोडक्ट्स जो केमिकल या बायोलॉजिकल बाय प्रोडक्ट्स हैं और ह्यूमन एक्टिविटी से उत्पन्न हुए हैं और हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करते हैं, दे आर कॉल्ड एज द पोल्यूटेंट्स। वो एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस या ऑब्जेक्ट या मटेरियल, यानी कोई ऐसे कार्य करने की प्रणाली या कोई प्रोडक्ट या मटेरियल जो कि हमारी ऐसी एक्टिविटीज से उत्पन्न होते हैं जिसके कारण हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी ऑपोजिट टू दोज अकरिंग इन नेचर, यानी कुदरत में जिस तरह से हमारी जो प्रोसेसेस हैं वो चलते हैं उसके खिलाफ हम कोई काम करते हैं, देन दोज प्रोसेसेस दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एक्टिविटीज एंड प्रोसेसेस में जो कि एंथ्रोपोजेनिक नेचर की हैं, यानी मानव जनित है, मानव द्वारा की गई हैं, या उन एक्टिविटीज के कारण जो प्रोडक्ट बना है या जो मटेरियल बना है वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, तो दोनों को ही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या प्रोसेसेस माना जाता है। तो कोई जगह पे हम देखेंगे कि हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रही हैं और कई जगह हमारा जो प्रोसेस है दैट इज़ ऑल्सो डिटीरियरेटिंग आवर इन्वायरमेंट।